हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 32 है। 31 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस डाले गए हैं वो जो है कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए एडमिट कार्ड भी आ गया है, सारे लोग एडमिट कार्ड निकाल लें। ठीक है, और वीडियो को जो देखा करें, जिन लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्लेलिस्ट में जा कर के यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ से जा कर के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 32 तक आप पहुँच सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखा कीजिए, ठीक है, और 32 तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है? पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, पशु मालिकों के स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल, ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य की देखभाल हेतु। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है कि नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना शुरू की गई है। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने जो है ना कि पशु और भैंसों के प्रति पशु उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 4 कार्यक्रम शुरू किए। कौन कौन से कार्यक्रम? देखिए, एक तो पशुधन संजीवनी, दूसरा नकुल स्वास्थ्य पात्र, ई पशुधन हॉट, एंड चौथा जो है कि राष्ट्रीय जीनो मिक्स केंद्र। ठीक है, ये 4 जो है कि भारत सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई। उसमें से पूछा जा रहा है कि नकुल स्वास्थ्य पात्र योजना का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए नकुल स्वास्थ्य पात्र ये जो है कि स्वास्थ्य कार्ड है। ठीक है, ये जो है कि स्वास्थ्य कार्ड है। इसमें क्या होगा कि किसान पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, उत्पन्न, ये सब सारे रिकॉर्ड जो है कि इसमें होंगे। क्या क्या चीज़ें होंगी? तो इसमें जो है कि स्वास्थ्य होगा, प्रजनन क्षमता होगा और उत्पादन होगा। ये सब सारे रिकॉर्ड जो है कि इसमें होंगे। तो ये पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु जो है कि ये है। पहला ऑप्शन आपका सही है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन। पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए श्वेत क्रांति बोल लीजिए या फिर सफ़ेद क्रांति बोल लीजिए या ऑपरेशन फ्लड बोल लीजिए, इन सब का नाम मतलब एक ही चीज़ है, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और ये जो है कि किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन के वृद्धि से संबंधित है। देखिए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। गेहूं उत्पादन की बात करें हम तो गेहूं उत्पादन ये हरित क्रांति से संबंधित है, और मत्स्य उत्पादन की हम बात करें तो ये जो है कि नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, एक मिनट। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1964, जुलाई 1962। देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है कि कब की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी? तो देखिए भारतीय उद्योगों के विकास के लिए ऋण या अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है कि संसद अधिनियम के द्वारा 1 जुलाई 1964 को जो है कि IDBI की बैंक की स्थापना की गई, और इसका जो है कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। तो कब किया गया था इसकी स्थापना? तो इसका स्थापना किया गया था 1 जुलाई 1964 में। ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकुम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीबी मावलंकर। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, तो देखिए लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। ये 4th ऑप्शन आपका सही है। ये कब से कब तक रहे? तो ये 52 से 56 तक जो है कि ये रहे। 52 से 56 तक जो है कि जीबी मावलंकर रहे। और अगर हम बात करें तो लोकसभा के बारे में
अनुच्छेद 93 से 97 तक जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन किया गया है संविधान में, अनुच्छेद 93 से 97 तक। ठीक है। अच्छा, आज के डेट में जो है कि कौन है लोकसभा अध्यक्ष, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ठीक है। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की धारणा को अपनाया? जर्मनी, वेइमर गणतंत्र, आयरलैंड गणतंत्र, दक्षिण अफ्रीका से उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये अपनाया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कि किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं कहाँ पे हैं? हमारे संविधान के भाग 4 में हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया? मूल अधिकारों का अध्ययन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्ययन, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्वीक्षा से संबंधित उपबंध। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? किसे किया गया है उल्लेखित? देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसको किया गया है? तो ये हमारे प्रस्तावना उद्देशिका को किया गया है। देखिए, न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला कहा है। ठीक है। किस प्रकरण में, किस केस में? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में। ये सब सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, कि केस का नाम और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी ने ये बोला है। देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी ने प्रस्तावना मतलब उद्देशिका को बोला है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी बोला है कि संविधान की आत्मा वो किसको बोला है? तो जो अनुच्छेद आपका 32 है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक संरक्षण का उपचार या उपचारों का अधिकार जो है, उसको जो है कि संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। अगर क्वेश्चन आता है, नाम दिया रहेगा, ठीक है, कि उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा किसने कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। ठीक है। और जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसको जो है कि न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी ने कहा है। किस प्रकरण में? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में। अच्छा, ये बताइए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का प्रकरण, ये केस कब का है? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100। पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है। देखिए, पूंजी बिलों से संबंधित है, ये जो है इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ये बोला जा रहा है कि धन विधेयक से संबंधित है। ठीक है, धन विधेयक को ही पूंजी बिल ये बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि पूंजी बिल आ जाए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। धन विधेयक के बारे में बात की जा रही है। जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। देखिए, धन विधेयक को केवल कहाँ पे पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? लोकसभा में। ठीक है। देखिए, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। और लोकसभा में जब ये पारित हो जाता है धन विधेयक, तो उसके बाद से कहाँ जाता है? तो राज्यसभा के पास जाता है। और राज्यसभा में उसको 14 डेज का टाइम मिलता है। 14 डेज में वो क्या करेगा कि उसको जो है कि पारित कर देगा। अगर पारित नहीं करता है तो 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली क्या पारित समझ लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। देखिए, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा कि धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है। सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति, कोशिका कला,
जाइलेम की द्वितीय भित्ति, कीटों की शरीर भित्ति। पूछा जा रहा है कि सेल्यूलोस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? किसका मुख्य घटक है? तो ये जो है कि कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन आपका सही है। देखिए सेल्यूलोज पौधों की संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए ये उत्तरदायी होता है। कौन सा? सेल्यूलोज। ठीक है। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है कि बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? केवल ए और बी, ए बी और ए बी तथा ओ केवल ए बी। पूछा जा रहा है कि ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग जो है कि ए है और बी है, तो उनके बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? देखिए कोई मेल फीमेल है, पुरुष है और महिला है। ठीक है। किसी पुरुष का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और महिला का ब्लड ग्रुप बी है, तो जो उनके बच्चे होंगे उनका जो है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो देखिए अगर महिला का ए है पुरुष का बी है, या पुरुष का ए है महिला का बी है, ठीक है, दोनों में मतलब अलग अलग है, तो इनके जो बच्चे होंगे तो क्या पाया जाएगा? या तो ए पाया जा सकता है, ठीक है, या फिर बी पाया जा सकता है, या ए बी पाया जा सकता है, या फिर ओ पाया जा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे में से कोई भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। देखिए जो ए बी ग्रुप है ब्लड ग्रुप, वो क्या होता है? वो सर्वग्राही होता है। ठीक है। और जो ओ होता है वो क्या होता है? वो सर्वदाता होता है, उसे डोनर कहते हैं। ठीक है। खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रिया जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती है को इस प्रकार के रूप में जाना जाता है: प्रवाह प्रक्रिया, गैर प्रवाह प्रक्रिया, स्थिरोष्म प्रक्रिया, सभी विकल्प। पूछा जा रहा है कि खुले सिस्टम में होने वाली प्रक्रिया जो कि सिस्टम में बड़े पैमाने पर हस्तांतरण की अनुमति देती है को जो है कि प्रवाह प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। IRDA की बात की जा रही है, इसका जो है कि मुख्यालय किस शहर में सिचुएटेड है? देखिए यह जो है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा जो है कि इसका गठन किया गया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय जो था हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका मुख्यालय पहले कहाँ था? इसका मुख्यालय पहले जो है कि दिल्ली में था, और 2001 में जो है कि इसका मुख्यालय ट्रांसफर्ड होकर के कहाँ गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है। कदार्ग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कदार्ग मठ की बात की जा रही है, ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो देखिए कदार्ग मठ ये जो है ना द्रुकपा वंश के सबसे पुराने अधिकार क्षेत्र से है ये। और यह मठ जो है कि जो कदार्ग है ये जो है कि गांव का हिस्सा है, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 361 है इसके अकॉर्डिंग कार्यकाल के दौरान, मतलब जब वो अपने कार्यकाल में हैं, मतलब उस पोजीशन पे हैं, तो उनके खिलाफ जो है कि अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। वो कौन है? तो वो हैं हमारे राष्ट्रपति जी हैं और हमारे राज्यपाल जी हैं। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल ये दोनों लोग जो है ना अपने कार्यकाल में किसी भी कार्य के लिए अदालत में जवाबदेही नहीं है। मान लीजिए राष्ट्रपति कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या राज्यपाल जी कोई काम कर रहे हैं, तो अपने कार्यों के लिए मतलब इनको कोर्ट में जाकर के जवाबदेही नहीं देना है। मान लो कोई कंप्लेन करे कि नहीं ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है, इनको जवाबदेही नहीं देना है, चाहे वो राज्यपाल हो और चाहे वो राष्ट्रपति हो। ठीक है, ये दोनों लोगों को। देखिए जब ये दोनों अपने पद पर हैं, ठीक है,
जब अपने ये पद पर हैं तो ये क्या है कि उस टाइम पे कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है। जिस टाइम पे कोई भी मतलब क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हो सकती है इनके प्रति। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद के कार्यकाल के समय नहीं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और नहीं कैद किया जा सकता है। राज्यपाल को और प्रेसिडेंट को, ठीक है, इन दोनों लोगों को। देखिए, ये जो अनुच्छेद 361 ये कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 361 ये भाग जो है कि 19 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1950 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 1948 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 1947 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ये बताइए, पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन जो है कि कब हुआ था? तो भारत में पहले आम चुनाव के बाद से 17 अप्रैल 1952 को जो है कि पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 17 अप्रैल 1952, ठीक है। तो ये आपका 4th ऑप्शन सही है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम। सरहुल त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, अगर हम बात करें सरहुल की, ठीक है, तो ये मनाया जाता है झारखंड क्षेत्र में। ये झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से ये एक है सरहुल, ठीक है। देखिए, सरहुल त्यौहार ये जो कि नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। और सरहुल का क्या अर्थ होता है? तो सरहुल का अर्थ होता है पेड़ों की पूजा, ठीक है। सरहुल का क्या अर्थ होता है? पेड़ों की पूजा। और ये जो है कि मुंडा, हो और उराव आदिवासियों के द्वारा ये मनाया जाता है सरहुल त्यौहार, ठीक है, झारखंड में। प्रसिद्ध संगीतकार सिकिल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सितार, शहनाई, सरस्वती वीणा, बांसुरी। प्रसिद्ध संगीतकार जो है कि सिकिल माला चंद्रशेखर, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, दक्षिण भारत के बांसुरी वादक महिला कलाकार हैं ये, ठीक है। क्या है? बांसुरी वादक महिला कलाकार हैं। देखिए, इनको 2001 में जो है कि संगीत अकादमी पुरस्कार मिला था। 2002 में इनको नांद ककनाल पुरस्कार मिला था, ठीक है। 2003 में इनको वेणुगान शिरोमणि पुरस्कार मिला था। 2006 में इनको षडमुख शिरोमणि पुरस्कार मिला था। बांसुरी वादक हैं ये, ठीक है। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? भारतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? किस शैली की प्रतिपादक थी? तो देखिए, ये तंजौर बाला सरस्वती, इनका पूरा नाम है तंजौर बाला सरस्वती। इनको ही बाला सरस्वती के नाम से जाना जाता है। और ये एक जो है कि फेमस नृत्यांगना थी। उन्होंने भारतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य शैली प्रदान की थी। देखिए, इनको जो है कि 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1977 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है कि भारतनाट्यम से हैं। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हैपर्ड के लेखक कौन है? सिमोन पेरेज, शशि थरूर, जयादेंद्र द्रेंज, हिलेरी क्विंटन। पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो ये हैं हिलेरी क्लिंटन, ठीक है। ये जो है कि व्हाट हैपेंड के लेखक हैं। देखिए, इन्होंने ये 2016 के जो चुनाव थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के ये उम्मीदवार थे। और ये इनके रूप में इनका क्या अनुभव रहा है, उन सब का विवरण जो है कि इस बुक में है, ठीक है। और किसने लिखा है? तो हिलेरी क्लिंटन ने लिखा है। राष्ट्रपति किसी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, विधानसभा अध्यक्ष।
देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो हैं किसी भी राज्य से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगा देते हैं, आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, तो जो 356 है, देखिए अगर किसी भी राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग उसका शासन नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चलाया जा रहा है, या फिर राज्य की जो संवैधानिक ढांचा है वो टूट रही है, अगर ऐसा होता है तो उस राज्य का क्या करता है, उस राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है। उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है कि यहाँ पे जो है कि राज्य का शासन जो है कि संवैधानिक ढांचों के अकॉर्डिंग या संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, 356 लगा देते हैं। 356 लगा देंगे, इसके तहत राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो ये कौन रिपोर्ट देता है, ये देता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत एक व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की एक दिन की आय 50 रुपये से कम हो, देश में सभी व्यक्तियों की आय औसत 1 हो और एक परिवार को एक दिन की आय 100 रुपये से कम हो। गरीबी रेखा की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, देखिए भारत में जो गरीबी रेखा है, भारत में जो गरीबी है तो वो गरीबी रेखा न्यूनतम आय को परिभाषित करती है। मतलब गरीबी रेखा क्या है, जो मतलब बहुत कम आय है जिनका, वो गरीब है। ठीक है, और इस न्यूनतम आय से कम आय अर्जित करने वाले परिवार को ही गरीब माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है कि भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक मूल्य सीमा के तहत जो है कि व्यक्ति की आय, इससे जो है कि गरीबी रेखा की गणना की जाती है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, चाहे गूगल करके, बुक से देख करके कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए आप जो है कि हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो यहाँ भी जुड़ जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।